मैट्रिक्स से आप चिरपरिचित हैं। 12वीं कक्षा में आपने मैट्रिक्स थ्योरी की बहुत सारी चीज़ों को सीख लिया है, जैसे दो मैट्रिक्सों का जोड़ निकालना, मैट्रिक्स अगर आपस में गुणा करने योग्य हों तो उनको गुणा करना, या फिर मैट्रिक्स में किसी अदिश राशि को गुणा करना। ये सारी चीज़ें आपके काम की रही हैं और हम आपको और कुछ काम की चीज़ें बताने जा रहे हैं कि इन मैट्रिक्स थ्योरी के कुछ सिद्धांतों का उपयोग हम गणित के कुछ अन्य समस्याओं को हल करने में किस प्रकार कर सकते हैं। आइए हम देखें कि ये व्याख्यान विशेषकर किन विद्यार्थियों के लिए लक्षित है। बीए बीएससी के प्रथम सेमेस्टर के गणित विषय के विद्यार्थी इस व्याख्यान से लाभान्वित होंगे। इस व्याख्यान का मूल उद्देश्य सरल उदाहरणों से मैट्रिक्स के कुछ सिद्धांतों को समझाना है या समझना है। ये आप कदापि नहीं समझें कि जो सिद्धांत आपको हम बताने जा रहे हैं उनको हम सैद्धांतिक रूप से प्रमाणित भी करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर केवल आपको इन सिद्धांतों के उपयोग को समझाएंगे। आप सीखेंगे कि एक मैट्रिक्स का रैंक कैसे ज्ञात करें। हालांकि यह 12वीं कक्षा में आप सीख चुके हैं, लेकिन यहाँ हम कुछ आसान विधि आपको बताएंगे जिससे आप एक मैट्रिक्स के रैंक को ज्ञात कर सकेंगे। इसी प्रकार सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसमें एक से ज़्यादा इक्वेशन हो, एक से ज़्यादा समीकरण हो, उनका हल हम कैसे ज्ञात करेंगे। और ये सब बताने के लिए मैं हूँ आपके बीच प्रोफेसर अनिल कुमार पाठक। तो आइए देखें आव्यूह से सामान्य रूप से हम क्या समझते हैं। आव्यूह से सामान्य रूप से हम समझते हैं कि यह संख्याओं का एक अरे है, एक अरेंजमेंट है, और इस अरेंजमेंट में जो संख्याएं हमारे पास होती हैं उनको एक ब्रैकेट से, जो सामान्य तौर पर एक स्क्वायर ब्रैकेट, बड़े ब्रैकेट या इस प्रकार के छोटे कोष्ठक से बीच में घिरे होते हैं। छोटे रूप में देखें तो इस प्रकार का एक मैट्रिक्स आप चिरपरिचित हैं, जिसमें हमारे पास 3 रो और 3 कॉलम हैं। अगर 3 रो और 3 कॉलम हो, मतलब अगर जितने कॉलम हो उतने ही रो हों, तो उसे हम वर्गाव्यूह कहते हैं। जैसे यहाँ पर यह कोटि 3 का वर्गाव्यूह है। आप ये भी परिचित हैं कि जो ये मैट्रिक्स आप देख रहे हैं 3x3, इसमें A1 A2 A3 को एक साथ लिखें तो हम इसे एक रो वेक्टर कहते हैं। और सामान्य रूप से यह चूंकि पहला रो है इसलिए R1 से इसे डिनोट करते हैं। इसी प्रकार R2 यहाँ पर B1 B2 B3 है, R3 C1 C2 C3 है। इसी प्रकार से C1 जो कॉलम है वह पंक्ति सदिश या स्तंभ सदिश जिसको कहा जाता है, उसे A1 B1 C1 है, C2 A2 B2 C2 है, और C3 A3 B3 C3 है। आप एक बात और नोट करेंगे कि यदि आपको केवल सदिश होने की बात कही जा रही है तो इसका अर्थ है कि अगर केवल सदिश होने की बात कही जा रही है तो इसका अर्थ है कि हम केवल स्तंभ सदिश की बात कर रहे हैं, कॉलम वेक्टर्स की बात कर रहे हैं। 12वीं कक्षा में आप ये भी सीख चुके हैं कि यदि पंक्ति सदिश का गुणा एक आव्यूह से किया जाए, अगर रो वेक्टर मल्टीप्लाई हो एक मैट्रिक्स से तो हमें रो वेक्टर मिलता है। इसी प्रकार यदि मैट्रिक्स को हम कॉलम वेक्टर से या वेक्टर से मल्टीप्लाई करें तो हमें एक कॉलम वेक्टर मिलता है। ये हम 12वीं कक्षा में सीख चुके हैं। चाहें तो आप उदाहरण के आधार पर, छोटे छोटे उदाहरणों के आधार पर इसे पुनः सीख सकते हैं या इसका स्मरण कर सकते हैं। रैखिक समीकरण निकाय से आव्यूह तक की यात्रा हमारी शुरू होती है। रैखिक समीकरण निकाय हम कहते किसे हैं। आप सभी जानते हैं कि समीकरण जो होता है उसमें कुछ चर होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, और उन वेरिएबल्स को किसी दूसरी संख्या से बराबर तुल्य किया हुआ होता है। जैसे यहाँ पर 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12 में x और y वेरिएबल्स हैं, और इन वेरिएबल्स के कुछ गुणकों के साथ हम समीकरण बनाते हैं। जैसे 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। अब चूंकि x और y एक अदिश राशि है, कुछ संख्याएं हैं ऐसा मान सकते हैं, तो 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12 को हम एक रैखिक समीकरण कहते हैं। उसी तरह से x माइनस 2y इज इक्वल टू -4 is another linear equation.
अब सिस्टम ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो भी कार्य हम करेंगे, जो कुछ भी सोचेंगे, इसमें हम दोनों ही समीकरणों को एक साथ सोचेंगे। तो एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन में एक सिंगल इक्वेशन भी हो सकता है या एक से अधिक इक्वेशंस भी हो सकते हैं, एन नंबर ऑफ इक्वेशंस भी हो सकते हैं, मतलब 2 3 4 5 जितने भी इक्वेशंस हो। लेकिन इनको सिस्टम इसलिए कहते हैं क्योंकि जो कुछ भी हम सोचेंगे वह सारे इक्वेशंस जो भी सिस्टम में हैं उनको एक साथ लेकर सोचेंगे। आइए देखते हैं कि अब ये जो आपके सामने सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिख रहा है जिसमें हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, उनसे हमें क्या जानकारी मिलती है। इन इक्वेशंस को हम जरा ग्राफ पर प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। पहला इक्वेशन 3x + 2y = 12। अगर आप इसमें x का मान 0 रख दें तो y का मान 6 मिलेगा, और अगर y का मान 0 रख दें तो x का मान 4 मिलेगा, जिससे स्पष्ट है कि यह जो सरल रेखा है या यह जो इक्वेशंस है वो सेटिस्फाई करता है कोऑर्डिनेट 4 0 या 0 6 को। तो इसलिए हमें दो बिंदु मिल गए, एक 4 0, दूसरा 0 6। और ये सरल अगर दो बिंदु हमें मिल गए किसी सरल रेखा के तो आराम से उस सरल रेखा को हम ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं सरल रेखा 3x + 2y = 12 है। इसी तरह से x - 2y = -4 को आप देखेंगे कि वह x एक्सिस पे -4 बिंदु से और y एक्सिस पे 2 बिंदु से गुजरता है, और इसलिए ये जो सरल रेखा है वह है x - 2y = -4। अब हम चाहते हैं कि x और y का ऐसा मान प्राप्त करें जो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे और इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे, क्योंकि हमें सिस्टम का सॉल्यूशन निकालना है। और सिस्टम के सॉल्यूशन का मतलब है कि वह सिस्टम के प्रत्येक इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। सिस्टम का हल, निकाय का हल x और y का वह मान होगा जो निकाय में मौजूद सारे समीकरणों को संतुष्ट करे। तो इस प्रकार हम यहाँ पर दो हमारे पास समीकरण हैं, तो हमें x और y का ऐसा मान चाहिए जो दोनों ही समीकरणों को संतुष्ट करे। ये बहुत आसान सी बात है, क्योंकि अब आप ग्राफ पे जरा ध्यान दें तो आप इस पूरे ग्राफ में एक ऐसा बिंदु ढूंढें जो इस सरल रेखा पर भी है और इस सरल रेखा पर भी है। वाह क्या बात है, अकेला बिंदु हमें दिख रहा है, ये बिंदु दिख रहा है जो दोनों ही सरल रेखाओं पर स्थित है। कौन सा बिंदु है ये देखें, ये बिंदु है जो x एक्सिस पर 2 के सामने और y एक्सिस पर 3 के सामने है। मतलब यह हमारा हल है 2 3, अर्थात x = 2 y = 3। बहुत आसान है देखना कि आप दोनों ही समीकरणों में अगर x का मान 2 और y का मान 3 रख दें तो ये दोनों ही समीकरण संतुष्ट होंगे, और इसलिए जो x = 2 y = 3 या संक्षेप में 2 3 पॉइंट इस समीकरण निकाय का हल हुआ। आइए हम आगे देखें एक दूसरा उदाहरण। इस उदाहरण में आप देखिए हमारे पास पुनः एक निकाय है जिसमें दो समीकरण हमारे पास एक है। एक तो हमारा पुराना वाला ही समीकरण है x - 2y = -4, लेकिन एक अन्य समीकरण यहाँ पर हमारे पास जो है वह है 5x - 10y = -12। इन दोनों समीकरणों को जैसा हमने पहले उदाहरण में किया था, हम अगर ग्राफ पे प्लॉट करें तो हमें ये इक्वेशन मिलेगा। पहला इक्वेशन x - 2y = -4 और दूसरा इक्वेशन 5x - 10y = -12। क्या पाते हैं आप? अगर आपसे पूछें कि इसमें कहाँ हल है, क्या हल है, तो आप ढूंढेंगे उस बिंदु को जो दोनों ही सरल रेखाओं पर है। क्या ऐसा कोई बिंदु आपके पास है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये दोनों ही रेखाएं आपस में समानांतर हैं। तो अगर रेखाएं समानांतर हैं तो निश्चित रूप से हमारे पास कोई भी हल नहीं होगा। मतलब अगर रेखाएं समानांतर होती हैं तो हमारे पास कोई भी हल नहीं होता है। तीसरे उदाहरण को देखें। तीसरे उदाहरण में यहाँ पर हमारे पास इस सिस्टम में केवल एक ही इक्वेशन है, और इस इक्वेशन में आप अगर किसी अदिश राशि k से भी गुणा करेंगे तो भी कोई भी अंतर नहीं पड़ेगा। इस इक्वेशन को अगर ग्राफ पे प्लॉट करें तो हम पूर्व की भांति ये लाइन हमारे पास होगी। अब पुनः हमारा प्रश्न आपसे यही है कि इस इक्वेशन के या इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के
कितने सॉल्यूशन हैं, सॉल्यूशन हैं या नहीं है। तो आप तुरंत अपने मन में प्रश्न पूछिए, इतने ग्राफ पर कितने ऐसे बिंदु हैं जो सिस्टम में मौजूद इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, या इक्वेशन से जो रेखा हमें मिली है उस रेखा पर स्थित हैं। अब सिस्टम में तो हमारे पास एक ही इक्वेशन है और एक ही सरल रेखा है, तो प्रश्न ये है कि इस ग्राफ में कितने ऐसे बिंदु हैं जो इस सरल रेखा को सेटिस्फाई करते हैं। तो आपको पता चलेगा कि ये सारे बिंदु जो हैं वो इस सरल रेखा को सेटिस्फाई करते हैं, और इसका अर्थ हुआ कि ये सारे बिंदु के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। अब कितने बिंदु हैं? स्पष्ट है, ये बिंदुओं की संख्या अनंत है, मतलब अनंत हल हमारे पास इस इक्वेशन का मौजूद है। तो इस तरह हमारे पास तीन स्थितियां हमें मिलती हैं। अगर आपके पास सरल रेखा युग्म a1x1 प्लस a2x2 इक्वल टू b1 है, दूसरा इक्वेशन a1 डैश x1 प्लस a2 डैश x2 इज इक्वल टू b2 है, तो हमारे पास तीन स्थितियां हैं। पहली स्थिति में हमारे पास एक ही हल था, घटान बिंदु एक ही था। दूसरी स्थिति है जहां पर हमारे पास अनंत हल है, एक ही समीकरण है। और तीसरी स्थिति है जब हमारे पास कोई भी हल नहीं है। हमारी उत्कंठा क्या है? हमारी उत्कंठा है कि हम वह शर्त खोजें जिससे हम यह ज्ञात कर सकें कि कब हमारे पास एक ही हल होगा, कब हमारे पास अनंत हल होगा और कब हमारे पास कोई भी हल नहीं होगा। और यदि हल है तो वह हल कौन सा है, हल भी हम ज्ञात कर सकें, ऐसा हम चाहेंगे। तो आइए हम इस जो हमारी चाहत है इसको बरकरार रखें और आगे की तरफ चलें। 12वीं कक्षा को फिर से याद करिए, वहाँ पर आपको आपके शिक्षक ने गाउस विलोपन की विधि को समझाया होगा, और गाउस विलोपन की विधि भले ही आप नाम से अवगत ना हो लेकिन देखते ही आप समझ जाएंगे। आइए देखें, ये है ये इक्वेशन आपके पास जो पहले था x माइनस 2y इज इक्वल टू -4, और दूसरा इक्वेशन 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। कैसे हल करते हैं आप? याद कीजिए स्कूल के दिनों को। ये रहा, पहले समीकरण में आप 3 से गुणा करेंगे और उसको दूसरे से घटा देंगे ताकि x यहाँ से ख़त्म हो सके, x का विलोपन हो सके। अगर आप ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से आपको जो इक्वेशन मिलेगा वह x माइनस 2y इज इक्वल टू -4, 8y इज इक्वल टू 24। अब आप कहेंगे साहब ये तो आप क्या बता रहे हैं, तो बहुत ही आसान है। y का मान इससे मिला हमें 3, और y का मान हम जब पहले इक्वेशन में रखेंगे तो मिलेगा x बराबर 2। यह जो विधि है इसको हम कहते हैं बैक सब्स्टिट्यूशन, मतलब पहले y का मान निकला और y के मान के बाद हमारे पास x का मान निकला। तो ये जो बैक सब्स्टिट्यूशन की विधि है ये हमारे बहुत काम की है, इसको हम याद रखें। आइए दूसरे समीकरण को देखते हैं जो हमारे पास था, x माइनस 2y इज इक्वल टू -4 और 5x माइनस 10y इज इक्वल टू -12। क्या हुआ अगर यही विधि यहाँ लगाएं? तो पहले समीकरण में 5 से गुणा कर दूसरे से घटाएंगे, क्या मिला? अरे वाह, क्या 0 इज इक्वल टू 8। ये तो कमाल कर दिया आपने। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। गणित में इसको हम विरोधाभास कहते हैं, क्योंकि 0 कभी भी 8 के बराबर नहीं हो सकता, और 0 अगर 8 के बराबर नहीं है तो इसका सीधा सीधा अर्थ है कि ऐसी स्थिति में हमारे पास कोई भी हल नहीं होगा, जैसा हम पहले देख चुके हैं। और तीसरी स्थिति x माइनस 2y इज इक्वल टू -4 और 3x माइनस 6y इज इक्वल टू -12। क्या होना है? पहले समीकरण में 3 से गुणा करें, दूसरे से घटाएं, आपको मिलेगा x माइनस 2y इज इक्वल टू -4 और 0 इक्वल टू 0। वाह क्या बात है, 0 तो 0 के बराबर होगा ही, इसमें क्या कमाल की बात है। लेकिन ये कमाल की बात है कि यहाँ पर आपके पास केवल एक ही इक्वेशन है और चर आपके पास दो हैं। ध्यान दीजिएगा, आपके पास इक्वेशन मूल रूप से एक ही है, क्योंकि दूसरा इक्वेशन पहले इक्वेशन में 3 से गुणा करते ही प्राप्त हो जाता है। तो मूल रूप से आपके पास एक ही इक्वेशन है, लेकिन दो चर x और y मौजूद हैं, और ऐसी स्थिति में आपको अनंत हल मिलेंगे। मतलब अगर चरों की संख्या इक्वेशंस की संख्या से ज़्यादा है तो आपको अनंत हल मिलेंगे। इन सारी चीज़ों में एक काम की बात है, जरा गौर करें, पाएंगे
कि ये जितने काम आपने किए जो 12वीं कक्षा में आप करते रहे हैं, उसमें आपने एक्स और वाई का कोई भी उपयोग नहीं किया है। क्या किया है आपने? एक्स और वाई के जो गुणक हैं, जो कोफिशिएंट्स हैं, उनको ध्यान से देखा है और उनकी मदद से आपने एक्स और वाई में से एक को विलोपित किया है और विलोपित करते हुए दूसरे का मान निकाला है। दूसरे के मान की सहायता से पहले का मान निकाला है। मूल रूप से x और y का कोई भी उपयोग हमने यहाँ नहीं किया है और यह बहुत काम की बात है। इसका अर्थ है कि हम x और y को अगर साइलेंट कर दें अपने काम से, तो भी कोई भी हमारे काम पर असर नहीं पड़ेगा। हम सॉल्यूशन तब भी निकाल सकते हैं और यहीं से आता है आपका मैट्रिक्स। आइए देखें कैसे। पहला एग्जाम्पल फिर से हमारे सामने है, x माइनस टू वाई इज इक्वल टू माइनस फोर, 3x प्लस टू वाई इज इक्वल टू 12। ध्यान दें, इसको हम मैट्रिक्स के रूप में लिखना चाहें तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, x मल्टीप्लाइड बाई द कॉलम वेक्टर 1 3 प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाई द कॉलम वेक्टर माइनस 2 2 इज इक्वल टू द कॉलम वेक्टर माइनस 4 12। जैसा मैंने पहले भी कहा था, कॉलम वेक्टर को हम सामान्य रूप से वेक्टर भी कहते हैं। अब आप ये देखेंगे कि जो राइट साइड में माइनस 4 12 है, वह पहले दो वेक्टर्स के कुछ मल्टीप्लिकेशन का सम है। अगर ऐसी स्थिति होती है तो हम कहते हैं कि माइनस 4 12 इन दो वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है, रैखिक संचय है। अगर किसी एक वेक्टर का स्केलर मल्टीपल प्लस दूसरे वेक्टर का स्केलर मल्टीपल बराबर हो जाए किसी तीसरे वेक्टर के, तो ये तीनों ही वेक्टर आपस में लीनियरली डिपेंडेंट कहे जाते हैं। ऐसा हम आगे भी देखेंगे और इस प्रकार के कॉम्बिनेशन को हम लीनियर कॉम्बिनेशन कहते हैं। आगे देखें कि कमाल की बात है, एक्स और वाई को हमें भूलना है क्योंकि पीछे हम देख चुके हैं कि हमारे काम में एक्स और वाई का कोई मतलब नहीं था। एक्स वाई को गायब करें, आपको ये मैट्रिक्स मिल जाएगा, 1 3 माइनस 2 2 इज मल्टीप्लाइड बाई एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस 4 12। ध्यान दें, आपको मैंने बताया था कि अगर किसी आव्यूह में किसी स्तंभ सदिश से गुणा करें तो हमें क्या मिलेगा? एक स्तंभ सदिश मिलेगा। एक मैट्रिक्स में कॉलम वेक्टर से गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एक कॉलम वेक्टर मिलेगा। तो हम मानक रूप से, स्टैंडर्ड रूप से ये जो मैट्रिक्स है इसको ए कहते हैं, जो हमारे वेरिएबल्स का कोफिशिएंट मैट्रिक्स है मोटे तौर पर। और इस तरह ये हमारे वेरिएबल से बना हुआ वेक्टर है, कॉलम वेक्टर एक्स वाई, और ये हमारा जो राइट साइड के कांस्टेंट्स हैं या नंबर्स हैं उनके आधार पर बना हुआ मैट्रिक्स है, जिसको हम बी के रूप में डिनोट करते हैं। तो याद रखिए, ए मैट्रिक्स आपका वेरिएबल्स के कोफिशिएंट का मैट्रिक्स है। अब ये जो इक्वेशन ए एक्स इज इक्वल टू बी हमें मिला, ये जो एक जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म सामान्य रूप है, और इसको हम कहते हैं नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, असमघात रैखिक समीकरणों का संकाय। जब भी आपके सामने ए एक्स बराबर बी मिले, समझ जाइए कुछ इसी प्रकार की स्थिति आपके सामने है और आप खड़े हैं एक नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के सामने। कोई घबराने की बात नहीं है, हल करना बहुत ही आसान है। थोड़ा आइए देखें कैसे हल करने के लिए हम एक एक कदम आगे बढ़ाते हैं। याद करें आप इस मैट्रिक्स को, ये बहुत ही काम की मैट्रिक्स है और इसको बहुत ध्यान से आप देख लें। कोई मुश्किल नहीं है बनाना। आपको यहाँ ए रखना है, एक सीधी लकीर खींचनी है और यहाँ पर बी रखना है। ये लकीर हमारे थोड़े से काम की है, ये एक पर्दा खड़ा करती है ए और बी के बीच में। बस आप इसको ध्यान रखें, ये एक लकीर बीच में खींचते हैं, कुछ लोग यहाँ पे दो डॉट भी लगा देते हैं। हम सामान्य तौर पर लकीर का प्रयोग करेंगे और इसी चीज़ को संकेत रूप में आप देख सकते हैं कि हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ए और ये लकीर और फिर बी। So AB, we call it AB matrix, and the name of this matrix is augmented matrix, संवर्धित आव्यूह. So for this system of equations we have this augmented matrix. ये जब system of equation हमारे पास हो तो हमारे पास जो augmented matrix बनेगा वह यह बनेगा। ध्यान दीजिए, augmented matrix में A भी है और AB भी है।
सो हम इसी मैट्रिक्स पर केवल ध्यान रखते हुए ए के बारे में भी अध्ययन कर सकते हैं और पूरे मैट्रिक्स ए बी के बारे में भी अध्ययन कर सकते हैं। क्या कमाल की बात है। आइए आगे बढ़ें। अब देखिए साहब, ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हमारे बड़े काम की चीज़ है। ये देखिए, ये मैट्रिक्स हमारे पास था 1 - 2 - 4 3 2 12। इसमें हम एक काम कर रहे हैं कि जैसा आपने गाउस विलोपन विधि के लिए किया था वही काम हम कर रहे हैं। आपने क्या किया था याद करिए, थोड़ा स्मरण पे जोड़ दें तो पता चलेगा कि पहले रो में 3 से गुणा किया था और दूसरे से घटा दिया था, मतलब -3r1 + r2। यहाँ भी हम वो कर दें तो 1 - 2 0 -0 8 -4 12, ये मैट्रिक्स इस रूप में परिवर्तित हो जाएगा। और ऐसा आपने अगर कर दिया तो आपको पता लगेगा कि हमारे पास दो नॉन जीरो रो हैं। थोड़ा सा सब्र रखेंगे, यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि ये किस प्रकार मिला, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा सब्र रखेंगे जब हम ये कहते हैं कि यहाँ पर दो रैखिकता स्वतंत्र पंक्तियों की संख्या है और दो रैखिकता स्वतंत्र पंक्तियों की संख्या ए बी में भी है। मतलब आप ए को जब देखते हैं तो केवल इतना पिक्चर अपने ध्यान में रखें, तो ए में भी दो नॉन जीरो रो हैं और अगर पूरे मैट्रिक्स को देखें तो इसमें भी दो नॉन जीरो रो हैं और इसलिए रैखिकता स्वतंत्र पंक्तियों की संख्या ए में भी दो है और पूरे मैट्रिक्स ए बी में भी दो है। अगर ऐसा है तो क्या है, तो इसका अर्थ हमें निकला कि ये जो रैखिकता स्वतंत्र पंक्तियों की संख्या होती है यह मैट्रिक्स के रैंक के बराबर होती है। हम इसको प्रूव करना, हमने आपको पहले ही बता दिया है कि हम कुछ भी प्रूव करने नहीं जा रहे, आपको सिद्धांतों का उपयोग समझा रहे हैं। तो रैखिकता स्वतंत्र पंक्तियों की जो संख्या होती है वही मैट्रिक्स का रैंक होता है। इसलिए यहाँ पर जो ए की जाति है वही ए बी की जाति है और दोनों की जाति 2 है। अब आइए जरा स्थितियों का तुलनात्मक अध्ययन करें। पहली स्थिति, हमारे पास एक ही हल, और अगर ऐसी स्थिति थी तो दूसरी स्थिति क्या है, जब कोई हल नहीं है, और तीसरी स्थिति हमारे पास ये होगी। आप मैट्रिक्स में इस प्रकार से जब परिवर्तन जो आपने गाउस विलोपन विधि में किया था उसको वैसे न करते हुए मैट्रिक्स में जब करते चले जाएंगे तो ये ऐसे मैट्रिक्स आपको मिलेंगे। आप ध्यान दें, यहाँ पर आपको क्या मिलने वाला है। आपको मिलने वाला है यहाँ पर कि यहाँ में रैंक ऑफ ए, जो नॉन जीरो रोज हैं वो 2 है, और रैंक ऑफ ए बी यह भी क्या है, 2 है, और नंबर ऑफ वेरिएबल्स क्या है, वो भी आपके 2 हैं, एक्स और वाई। मतलब रैंक ए becomes equal to rank of the augmented matrix AB, which again becomes equal to number of variables। तो हमारे पास जो स्थिति है वह एक ही हल की है। ये नोट करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु है। अगर जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए है उसका रैंक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के रैंक के बराबर हो जाए और वो दोनों ही बराबर हो जाए नंबर ऑफ वेरिएबल्स के, तो ऐसे सिचुएशन में हमें एक ही हल प्राप्त होता है। दूसरी स्थिति आप देखें, रैंक ए, आप इसको भूल जाएं, अभी केवल यहाँ पर देखें। यहाँ पर आपके पास कितने नॉन जीरो रो हैं, आपके पास एक नॉन जीरो रो है, और एक नॉन जीरो रो होने से आपका रैंक ऑफ ए इज़ 1, बट पूरे मैट्रिक्स का आप रैंक देखेंगे तो यह है रैंक इसका 2, क्योंकि इसमें कितने नॉन जीरो रो हैं, 2 नॉन जीरो रो हैं। नॉन जीरो रो इसको कहते हैं जिसमें एक भी संख्या अगर नॉन जीरो है तो पूरी रो नॉन जीरो रो कही जाती है। तो इसमें कितने नॉन जीरो रो हैं, 2 नॉन जीरो रो हैं, और इसलिए इसका रैंक हो गया 2। सो रैंक ऑफ ए इज़ 1, rank of AB is 2, so rank A is not equal to rank AB। rank A rank AB के बराबर नहीं है, और ऐसा जैसे ही हुआ हम कहेंगे कोई हल नहीं है। तो हम वो शर्त ढूंढने निकले थे जिससे हमें पता चले कि एक ही हल कब है, कब हल नहीं है, और अनंत हल कब हैं, ये भी जरा देख लें। रैंक ए बिकम्स इक्वल टू रैंक ए बी। यहाँ देखें, जो रैंक ए है यहाँ पर भी हमारे पास एक नॉन जीरो रो है, तो इसका रैंक 1 हुआ, और पूरे मैट्रिक्स में भी हमारे पास एक ही नॉन जीरो रो है, इसलिए इसका रैंक भी
एक हुआ. So rank of A is 1, rank of AB is also 1. So rank of A becomes equal to rank of AB. rank A rank AB के बराबर है. लेकिन 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 ध्यान दीजिए, नंबर ऑफ वेरिएबल्स आपके पास दो हैं. तो रैंक तो बराबर हैं, लेकिन ये रैंक नंबर ऑफ वेरिएबल्स से कम है. रैंक एक है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स दो हैं. ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में आपके हलों की संख्या अनंत हल की होगी. बड़े काम की चीज यहाँ पे मिली है बंधुओं, ध्यान दीजिए. हल कब मिलते हैं? पहली और तीसरी स्थिति को देखिए. जब भी हल मिल रहा है तो दोनों ये रैंक जो हैं आपस में बराबर हैं. अब ये दोनों बराबर हैं तो हल मिलेगा, बराबर नहीं है तो हल नहीं मिलेगा. अगर ये बराबर है और बराबर होते हुए नंबर ऑफ वेरिएबल्स के बराबर है तो एक ही हल मिलेगा. अगर नंबर ऑफ वेरिएबल से कम है तो अनंत हल मिलेगा. काम की चीज है ना. चलिए नोट करिए, आगे बढ़ें. तो वैसा सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जिसमें हल प्राप्त हो उसको हम कहते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, मतलब संगत समीकरण निकाय. और अगर नहीं मिले तो इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, मतलब असंगत समीकरण निकाय. और इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो पहला और तीसरा है वो सिस्टम हमारा कंसिस्टेंट है, जबकि दूसरा सिस्टम कंसिस्टेंट नहीं है, मतलब इनकंसिस्टेंट है. ओके, क्या देखा आपने? जो काम हमने किया उससे हमने देखा कि अगर हम समीकरणों को ऊपर नीचे कर दें तो हल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है. अगर किसी समीकरण में किसी नॉन जीरो नंबर से हम गुणा कर दें तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है. और किसी समीकरण में किसी नॉन जीरो नंबर से हम गुणा करके उसको दूसरे समीकरण में जोड़ दें या घटा दें तो भी हल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है. तो समीकरण क्यों? समीकरण को हमने रिप्लेस कर दिया अपने मैट्रिक्स से, कोफिशिएंट मैट्रिक्स से. तो इसी प्रकार की चीज़ हम मैट्रिक्स में भी कर सकते हैं. मतलब जो इक्वेशन के कोफिशिएंट्स हैं वो पंक्ति सदिश बनाते हैं, वो आप देख चुके हैं. तो इसलिए चूंकि समीकरणों को ऊपर नीचे से हल पर प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए हम पंक्ति सदिशों के स्थान में भी आपसी परिवर्तन कर सकते हैं. चूंकि समीकरण में किसी शून्येतर संख्या नॉन जीरो नंबर से गुणा करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए पंक्ति सदिश में भी हम शून्येतर संख्या से गुणा कर सकते हैं. और ये जो आपने किया कि एक समीकरण में किसी नॉन जीरो नंबर से गुणा करके दूसरे से घटाया जोड़ा, उसी तरह हम काम पंक्ति सदिश में भी कर सकते हैं. मतलब शून्येतर संख्या से गुणा कर उसे दूसरी पंक्ति में जोड़ या घटा सकते हैं. ये तीन जो हमारी क्रियाएं, ये हमारे बड़े काम की क्रिया है साहब. इनको हम कहते हैं प्रारंभिक रूपांतरण, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन. एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन. तो ये तीन जो क्रियाएं हैं ये मैट्रिक्स में कही जाती हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस, प्रारंभिक रूपांतरण. और ये क्यों काम की चीज़ है? क्योंकि इनको करने से आप व्यू का जो मूल लक्षण होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है, उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है. जो व्यक्ति वही है, अगर आप उसके कपड़े बदल दें तो उसके व्यक्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा. मैट्रिक्स वही है, आपने केवल एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस लगाए हैं, इसलिए इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा. वाह भाई वाह, क्या बात है. आगे बढ़ें. अब आप देखिए, आप व्यू से हमारा सामान्य परिचय तो हो चुका है, लेकिन एक और काम की चीज़ है कि ये कब रैखिकता स्वतंत्र होते हैं इनके वेक्टर्स और कब रैखिकता परतंत्र होते हैं. हम पहले इसको एक एग्जाम्पल से देख चुके हैं, लेकिन फिर देख लें एक बार कि अगर कोई रो वेक्टर दूसरे रो वेक्टर का स्केलर मल्टीपल है, अदिश गुणन है, तो वैसी स्थिति में हम इनको कहते हैं कि ये एक दूसरे के लीनियर कॉम्बिनेशन हैं या ये एक दूसरे पर रैखिकता परतंत्र हैं. उसी प्रकार से अगर एक कोई वेक्टर दो दूसरे वेक्टर्स के किसी अदिश गुणन का योग या घटाव है तो हम पुनः कहते हैं कि ये लीनियर कॉम्बिनेशन है और ये आपस में लीनियरली डिपेंडेंट हैं, रैखिकता परतंत्र हैं, एक दूसरे पर निर्भर करते हैं. इसी प्रकार की स्थिति कॉलम में भी है. सी आई अगर ए सी जे के बराबर हो या सी आई ए सी जे प्लस बी सी के बराबर हो तो हम कहेंगे कि ये जो लीनियर कॉम्बिनेशंस अगर ऐसा हमें कोई मिल जाता है तो ये वेक्टर्स आपस में लीनियरली डिपेंडेंट कहे जाते हैं. और अगर लीनियरली डिपेंडेंट नहीं हो, आप अगर पिताजी पर डिपेंडेंट नहीं है तो मतलब है आप इंडिपेंडेंट हैं. सो इफ दे आर नॉट लीनियरली डिपेंडेंट
देन दे आर सेड टू बी लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर ये रैखिकता परतंत्र नहीं है तो ये रैखिकता स्वतंत्र है। आगे बढ़ें। अब ये बात हमारी बहुत ही काम की चीज़ है जिसका उपयोग हम पहले कर चुके हैं, लेकिन अब इसको याद रखने का वक्त आया है। याद करें, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज एंड विच इज अगेन इक्वल टू नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स। मैट्रिक्स की जो जाति होती है वो रैखिकता स्वतंत्र पंक्ति सदिशों की संख्या या रैखिकता स्वतंत्र स्तंभ सदिशों की संख्या के बराबर होती है। ये आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही मुकाम है, इंपॉर्टेंट मुकाम है, इसको आप निश्चित रूप से याद कर लें। आगे बढ़ते हैं। अगर ए एक इन ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स हम देख चुके हैं 3x3 का, मतलब जितने रो हैं उतने ही कॉलम हैं। अगर n कोटि का वर्ग आव्यूह का हमारा आशय है कि उसमें n नंबर्स ऑफ रोज हैं एंड n नंबर्स ऑफ कॉलम्स हैं। तो n ऑर्डर का अगर वर्ग आव्यूह है और उसकी जाति भी n है, मतलब उसका रैंक भी n है, तो हम ऐसे मैट्रिक्स को नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। जैसा आप पहले भी जानते हैं कि इनको हम इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कहते हैं, इनका इन्वर्स निकल जाता है क्योंकि इनका डिटर्मिनांट नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ज़ीरो के बराबर नहीं होता है। सो याद रखें, इफ़ यू हैव ए मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स rather of order n and its rank is also equal to n, then it is a non-singular matrix because its determinants will never be equal to zero, is not equal to zero। तो ये हमारे काम की चीज़ है, इसको भी याद। आइए हम अब आपको एक अन्य मैट्रिक्स से आपका परिचय कराते हैं जिसका परिचय आपको 12वीं कक्षा में, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने एडवांस स्टडीज़ ना की हो तो नहीं मिला होगा। तो ये मैट्रिक्स हमारे मैट्रिक्स थ्योरी में एक बहुत ही काम की मैट्रिक्स है और इसका उपयोग करने से बड़ी बड़े जो हमारे प्रॉब्लम्स होते हैं मैथमेटिक्स के वो चुटकियों में हल होते हैं। तो आइए देखें ये एशेलॉन मैट्रिक्स क्या है। ये मैट्रिक्स का रूप है। अब मैं सारे मैट्रिक्स को दिखा नहीं सकता, तो मैंने किया क्या है, ये जो स्टार हमने लिखे हैं, स्टार का मतलब है एक नॉन जीरो नंबर, शून्येतर संख्याएं, और जीरो तो जीरो है, तो ये जीरो है, और स्टार जहां भी लिखा है इसका मतलब है कि यह एक नॉन जीरो नंबर है। एशेलॉन मैट्रिक्स को पहचानेंगे कैसे? तो एशेलॉन मैट्रिक्स को पहचानने का एक बहुत ही आसान सा तरीका है। आप ऐसा करें कि जो पहला नॉन जीरो है उसको आप स्क्वायर से घेर दें। ऐसे हर रो में जो पहला नॉन जीरो एलिमेंट है उसको स्क्वायर से इस प्रकार से आप घेर दें। जब आप घेर देंगे तो इन एलिमेंट्स को हम कहते हैं पाइवोट एलिमेंट्स। क्या बोलेंगे? पाइवोट एलिमेंट्स, धुरी अवयव, धुरी अवयव, पाइवोट एलिमेंट्स। कौन से एलिमेंट्स? पहले नॉन जीरो एलिमेंट जो हैं हर रो के, वो हमारे कहे जाएंगे पाइवोट एलिमेंट्स। आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि अगर एक भी नॉन जीरो नंबर किसी रो में है तो उस रो को हम नॉन जीरो रो कहते हैं। लेकिन जैसे नीचे के ये दो रो हैं जिसमें सारे ही एलिमेंट जीरो हैं, उनको हम कहेंगे जीरो रो। सो जीरो रो मीन्स इट इज कंप्लीटली जीरो। एवरी number appearing that row is necessarily zero, then it becomes a zero row, otherwise it is a non-zero row। so in this matrix हमारे पास 4 नॉन जीरो रो हैं और 2 जीरो रो हैं। पहचाने कैसे? एशेलॉन मैट्रिक्स पहचानना बहुत ही आसान है। आप पाइवोट एलिमेंट्स के पहले जीरो की संख्या काउंट करिए जो रो बाय रो बढ़ती चली जाती है। पहले मैट्रिक्स पहले रो में कोई भी जीरो नहीं है, दूसरे रो में 2 जीरो है, तीसरे रो में ये संख्या बढ़ गई, 3 जीरो हो गए, और चौथे रो में संख्या और बढ़ गई, 6 जीरो हो गए। मतलब पहले के जीरो आप देखें तो ये जीरो की संख्या जो है रो बाय रो इसमें इंक्रीज कर दी है बिफोर दी पाइवोट एलिमेंट। सो अगर ऐसा कोई मैट्रिक्स आपको दिख जाए आप तुरंत कहिए कि ये तो एशेलॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स है। एशेलॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स मतलब हमारे बड़े काम का मैट्रिक्स। एशेलॉन फॉर्म का एक बहुत ही जो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो हमारे काम का है वो ये है कि इसके जो नॉन जीरो रो होते हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं।
एस्लॉन आव्यूह के जो शून्येतर पंक्ति सदिश होते हैं वे रैखिकतः स्वतंत्र होते हैं, और इसका उपयोग हम खूब करते हैं, क्योंकि ये हम जानते हैं कि जितने हमारे लीनियरली इंडिपेंडेंट रो होते हैं वही मैट्रिक्स का रैंक होता है। बहुत आसान सी बात है। अगर आपको एस्लॉन मैट्रिक्स मिला, जैसे ये मैट्रिक्स आपके पास है, तो कितने आपके पास नॉन जीरो रो है? 4। 1 2 3 4, 4 नॉन जीरो रो है। तो लीनियरली डिपेंडेंट रो कितने हुए? 4। मैट्रिक्स का रैंक क्या हुआ? 4। सो अगर एस्लॉन मैट्रिक्स आपके सामने है तो आप 1 मिनट में बता सकते हैं, देख के बता सकते हैं कि इसका रैंक क्या है। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर। तो आप देखें कि अगर एक एस्लॉन मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाए, कोई भी आव्यूह है उसको अगर हम एस्लॉन आव्यूह में परिवर्तित कर दें तो बहुत ही आराम से बात है। आपने देखा कि हम परिवर्तन कैसे करते हैं? एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस लगाकर, प्रारंभिक रूपांतरणों की मदद करते चेंज करते हैं। तो इसका अर्थ है कि मैट्रिक्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, हम आपको पहले बता चुके हैं। तो अगर एक को हम प्रारंभिक रूपांतरणों की मदद से एक एस्लॉन आव्यूह में परिवर्तित कर दें तो हम बड़े आराम से जो हमें दिया गया आव्यूह है ए, उसकी जाति, उसका रैंक बता सकते हैं, क्योंकि तब ए की जाति वही होगी जो ई की जाति होगी, कैरेक्टरिस्टिक बदलेगा नहीं। और ई की जाति हम देख कर ही बता सकते हैं कि साहब इसमें जो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज हैं उतने ही इसका रैंक होगा, और इसलिए ए का रैंक और ई के रैंक को हम बड़े आराम से बता सकते हैं। देखिए जरा सा उदाहरण देख लें, बड़ा आराम है हमें देखने में। ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है, देख के डरिए नहीं, ये हमें कोई ऐसा बड़ा मैट्रिक्स नहीं है। 12वीं क्लास में अगर आप रहते तो इसमें हर एक डिटर्मिनांट का वैल्यू निकालते, देखते जीरो है नहीं जीरो है, और एक बहुत लंबी प्रक्रिया से आपको गुजरना पड़ता। लेकिन अब डरने की बात नहीं, हमारे पास खड़ा है हमारा एस्लॉन मैट्रिक्स और हमारा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का ट्रिक, जो हमें बताता है कि हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाए भी तो लक्षणों में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो आइए हम ए पर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं। ये मैट्रिक्स हमारा ए है। क्या करेंगे, कैसे इसको एस्लॉन फॉर्म में परिवर्तित करेंगे? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको ध्यान से देखेंगे क्योंकि इसकी ज़रूरत हमें बार बार पड़ेगी कि एक मैट्रिक्स को एस्लॉन फॉर्म में हम कैसे बदलें। बहुत आसान है। आप ये पहला जो नॉन जीरो रो है उसको लें और उसके पहले नॉन जीरो एलिमेंट को पकड़ें, विच इज द फर्स्ट पाइवोट एलिमेंट। करना ये है कि इसके नीचे के सारे एलिमेंट्स को हमें जीरो करना है विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। बस इधर आप देखिए ही नहीं, इधर निगाह बिल्कुल ना ले जाएं, अभी आप केवल यहां पर देखें। इसकी मदद से इनको हमें जीरो करना है। कैसे जीरो करेंगे, बस ये काम सोचना है। तो अगर हमारा जो सेकेंड रो है इसमें 2 को जीरो करना है, मतलब फर्स्ट रो में हम 2 से गुणा कर घटा दें। आइए घटाते हैं। यहाँ हमने सेकेंड रो में घटा दिया 2r1 को, तो 2r1 जब घटाएंगे तो ये हो गया 0। ये 4 है और 2 से मल्टीप्लाई होके ये जब माइनस होगा तो फिर कर देगा 0। यहाँ 0 है लेकिन ये 2 से मल्टीप्लाई होके जब घटेगा तो आएगा -2। यहाँ 4 है, 2 से मल्टीप्लाई होके जब घटेगा तो देगा -2, और इसी प्रकार से ये भी -2। तो ये सेकेंड रो आपको मिल गया। अब फिर आप इस पे आंख लगाएं, ये 1 है और इसको 0 करना इसकी मदद से। कैसा है? बहुत आसान है, इसमें से इसको माइनस कर दें, 0। 2 में से 2 माइनस हुआ, 2 में से 2 माइनस हुआ फिर 0, 3 में से 1 माइनस हुआ फिर 2, और 5 में से 3 माइनस हुआ 2, 5 में से 3 माइनस हुआ 2। तो ये रो भी बन गया। फिर आप यहाँ ध्यान लगाएं, अब इसको जीरो करने के लिए फिर 2r1 माइनस कर दे। जब माइनस करेंगे तो आपको यूं मिलेगा। तो आपका जो पहला नॉन जीरो रो है उसके नीचे ये सारे जीरो आपको मिल गए। इतना ही आपका लक्ष्य था, इसके पहले स्टेप में आपने इसकी पूर्ति कर ली। अब आप अगले स्टेप में चलें। अगला स्टेप करने के लिए सेकेंड रो का आप पहला नॉन जीरो एलिमेंट चुनें, ये है। अब आप इसके नीचे पूरा जीरो करेंगे, ये आपका दूसरा लक्ष्य है। तो नीचे कैसे जीरो करेंगे, आइए देखें। ये आपको जीरो करना है। इसको जीरो करने क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ दें तो ये एलिमेंट क्या हो जाएगा, 0। मतलब r3 प्लस r2 कर दें तो हमारा काम हो गया। तो कर दें r3 प्लस, जब आप करेंगे तो ये आपको
पूरा का पूरा रो 0 मिल जाएगा। और इसके बाद से फॉर इंटरप्शन, तो ये जो आप देख रहे हैं कि तीसरा जो रो है वह आपको केवल 0 0 0 मिल गया, लेकिन जो चौथा रो है इसी क्रिया को करने पर, मतलब अगर आप -2 के नीचे 0 0 लाते हैं तो करने पर यहाँ पे 3 मिलता है। तो ये हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल है, मुश्किल ज़्यादा नहीं है, बस इतना करना है कि जो नॉन जीरो रो है उसको हम ऊपर रखते हैं तो रो के परिवर्तन में कोई असर नहीं पड़ता, तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे, इसको नीचे ले आएंगे, तो ये हमारा फॉर्म हो गया। अब आप बड़े आराम से देख सकते हैं कि यह एक फॉर्म जो है वो एस्लॉन मैट्रिक्स का है। और एस्लॉन मैट्रिक्स का फॉर्म होने के कारण, क्योंकि यहाँ पे कोई जीरो नहीं है, इस नॉन जीरो के पहले 2 जीरो हैं, इस नॉन जीरो के पहले 4 जीरो हैं, उसके बाद जीरो रो है, तो ये एक एस्लॉन फॉर्म है। और एस्लॉन फॉर्म में होने के कारण इसके जो नॉन जीरो रोज हैं वो लिनियरली इंडिपेंडेंट हैं। मतलब कितने लिनियरली इंडिपेंडेंट रोज हैं? 3 हमारे पास लिनियरली इंडिपेंडेंट रोज हैं, 3 पाइवोट एलिमेंट्स हैं, 3 नॉन जीरो रोज हैं, तो लिनियरली इंडिपेंडेंट रोज हमारे 3 हुए, और इसलिए इस मैट्रिक्स का रैंक भी 3 हुआ। किस मैट्रिक्स का रैंक? इस मैट्रिक्स का रैंक। लेकिन ये मिला कैसे? इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से। लेकिन चूंकि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कैरेक्टरिस्टिक्स में कोई भी परिवर्तन नहीं लाते, इसलिए मूल मैट्रिक्स का रैंक भी 3 हुआ। इसलिए आप आराम से लिख सकते हैं कि आपको जो मैट्रिक्स ए दिया गया है उसका भी रैंक 3 है। नेक्स्ट, आप देख सकते हैं कि आपके पास एक समीकरण निकाय है जिसमें 3 समीकरण हैं। 2x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, 6x प्लस 2y प्लस जेड इक्वल्स टू -1 एंड -2x प्लस 2y प्लस जेड इक्वल्स टू 7। इसका सॉल्यूशन हमें निकालना है। बहुत आराम है, कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हमने बनाया वो ए बी 2 1 1 1 2 1 1 और लकीर के बाद 1, और इस तरह से ये हमारा मैट्रिक्स ए बी बना। इस ए बी मैट्रिक्स को हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस लगा करके परिवर्तित करेंगे एस्लॉन फॉर्म में। ये जैसे आपने पहले किया, आराम से 2 के नीचे पहले 0 लाइए, फिर -1 के नीचे 0 लाइए, और जब आप ऐसा करेंगे तो इस प्रकार का मैट्रिक्स आपको मिला। और ये जो मैट्रिक्स मिला अब आपको इसमें एस्लॉन फॉर्म में आ गया, क्योंकि यहाँ पर नॉन जीरो के पहले कोई जीरो नहीं, यहाँ नॉन जीरो के पहले 1 जीरो, या नॉन जीरो के पहले 2 जीरो। नंबर ऑफ जीरोज इंक्रीजेज बाई रो। नाउ अगर ऐसा है तो आप जरा सा केवल इस मैट्रिक्स को देखें, इसमें कितने नॉन जीरो रोज हैं? 3। ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है, तो नॉन जीरो रोज इसके हुए 3, इसलिए इसका रैंक भी हो गया 3। फिर पूरे मैट्रिक्स को देखें तो इसमें भी नॉन जीरो रोज हैं 3, और इसलिए इस मैट्रिक्स पूरे मैट्रिक्स का रैंक भी हुआ 3। मतलब रैंक ऑफ ए becomes equal to rank of the augmented matrix AB, which again becomes equal to 3. So rank of A becomes equal to rank of AB, which is equal to 3. And the number of variables is also equal to 3. And therefore याद कीजिए क्या हमने पहले कहा था कि अगर दोनों रैंक बराबर हो जाएं और वह चरों की संख्या के बराबर हो जाए तो हमें यूनिक सॉल्यूशन प्राप्त होता है। लेकिन ये यूनिक सॉल्यूशन निकालें कैसे? ये बड़ा आराम से हम निकाल सकते हैं। अब एस्लॉन मैट्रिक्स में जाने के बाद ये तो जादू की छड़ी है हमारे पास, देखिए कैसे निकालते हैं। अब ये एस्लॉन मैट्रिक्स से जो हमें इक्वेशंस निकलेंगे वे 2x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 माइनस वाई, ये वाई वाला है कॉलम, माइनस वाई माइनस 2z इक्वल टू -4, और फिर -4z इक्वल टू -4। ये 3 इक्वेशंस मिल गए। मतलब यह इक्वेशन अब बदल गया इन इक्वेशंस में, और दोनों एक ही जैसे हैं। एक ही जैसे क्यों है? क्योंकि हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से यहाँ पहुँचे हैं। तो इसका हल इसका भी हल होगा। अब इसका हल तो आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तीसरा इक्वेशन आपको क्या दे देगा? बड़े आराम से z बराबर 1 मिलेगा, और z बराबर 1 जब दूसरे इक्वेशन में रखेंगे तो y का मान 2 मिलेगा, और जब y और z का मान आप पहले समीकरण में रखेंगे तो x का मान -1 मिलेगा। मतलब x इक्वल टू -1, y इक्वल टू 2 एंड z इक्वल टू 1 आपको सॉल्यूशन मिला इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का। दूसरा उदाहरण लें। इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में भी हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं, और इन 3 इक्वेशंस
को जब हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे तो ये मिलेगा। फिर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हम इसलिए ये लगा रहे हैं क्योंकि 1 अगर ऊपर रहे तो हमें गुणा करने में आराम होता है, केवल इसी कारण से हम 1 को ऊपर ले जा रहे हैं। तो 1 हम ऊपर ले गए, ये मैट्रिक्स मिला, ये 1 की सहायता से हम इसके नीचे 0 लाने के लिए ये एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, तो हमें 1 के नीचे 0 मिल जाएगा। और फिर हम 2 के नीचे 0 लाने के लिए ये एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, और जब ये करेंगे तो इसके बाद से हमारे पास ये मैट्रिक्स मिल जाएगा। और ये जब ये मिल जाएगा तो ये हमारे एस्लॉन फॉर्म में है। इसको ध्यान दें आप, इस मैट्रिक्स को, अंत मैट्रिक्स को, और इस ये मैट्रिक्स हम फिर से यहाँ लेके आए, और जिसके कारण आप देखेंगे कि रैंक ऑफ द फुल मैट्रिक्स ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज 2 and rank of A is also equal to 2, but the variables are 3 in number. Therefore rank of the augmented matrix AB is equal to rank of A, but of course they are lesser than the number of variables, and so in this case we have infinite number of solutions. कितने सॉल्यूशन मिलेंगे हमें? अनंत हल। रैंक दोनों के बराबर हैं चरों की संख्या से लेकिन कम है, तो कितने हल मिलेंगे? अनंत हल मिलेंगे। ये अनंत हल कैसे मिलेंगे, ये भी हमारे सामने क्वेश्चन है। तो ये जो हमारे पास मैट्रिक्स मिला एस्लॉन फॉर्म में, इसको हम इक्वेशंस में परिवर्तित करेंगे। तो x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2 एंड 2y माइनस जेड इज इक्वल टू -12। यहाँ पर एक बात और सीखने की है, ध्यान दीजिए। क्या हम सीखने जा रहे हैं? हम ये सीखने जा रहे हैं कि जेड वाले कॉलम में कोई भी पाइवोट एलिमेंट नहीं है, या यूं कहें कि जेड किसी भी इक्वेशन में आगे अपीयर नहीं हो रहा है। यहाँ x अपीयर हो रहा है, वहाँ y अपीयर हो रहा है। तो ऐसे वेरिएबल को हम कहते हैं फ्री वेरिएबल। क्या बोलेंगे? फ्री वेरिएबल। फ्री वेरिएबल, फ्री क्यों? क्योंकि ये कोई भी मान ग्रहण कर सकता है, कोई भी मान ग्रहण कर सकता है। तो कोई भी मान ग्रहण कर सकता है, तो मान लिया कि जेड का मान क्या है? टी है। तो जेड का मान टी जैसे ही आप मानेंगे वैसे ही जेड बराबर टी रखेंगे दूसरे इक्वेशन में, तो वाई का मान निकलेगा जो ऑफ कोर्स टी के टर्म में निकलेगा। और जब वाई और जेड का मान आप पहले वेरिएबल में रखेंगे तो एक्स का मान निकलेगा, ये भी टी के टर्म में निकलेगा। मतलब सॉल्यूशन क्या हुआ? जेड इक्वल टू 2, वाई इक्वल टू -6 प्लस हाफ टी, टी यहाँ भी है, और एक्स इक्वल टू माइनस इन ब्रैकेट 4 प्लस हाफ टी। तो ये जो सॉल्यूशन है ये थोड़ा सा आपको सोचने पे मजबूर करेगा, क्योंकि टी क्या है भाई? तो टी तो कोई भी नंबर है। तो कितने नंबर हो सकते हैं? टी के कितने मान हो सकते हैं? कोई भी नंबर हो सकता है। कोई भी नंबर मतलब कितने मान हो सकते हैं? अनंत मान हो सकते हैं। तो चूंकि टी के अनंत मान हो सकते हैं, इसलिए जेड का अनंत मान हो सकता है। और जब टी के अनंत मान होंगे तो वाई के अनंत मान हो सकते हैं। जब टी के अनंत मान होंगे तो एक्स के अनंत मान हो सकते हैं। मतलब एक्स, वाई और जेड के अनंत मान हो सकते हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। और इसलिए इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के कितने हल हुए? अनंत हल हुए। लेकिन अब अनंत हल से काम तो चलता नहीं, हमें कोई ना कोई एक हल तो निकालना ही पड़ेगा। चलो भाई, आपके पास अनंत सारी सुविधाएं हैं, लेकिन एक सुविधा हमें खास तो बताओ। तो वो हमारी सुविधा हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। चूँकि हाफ टी टर्म हर जगह आ रहा है, तो हम टी का मान अगर 2 रख दें तो जेड का मान 2 हो जाएगा, वाई का मान -5 हो जाएगा, एक्स का मान -5 हो जाएगा। और इसलिए एक्स बराबर -5, वाई इक्वल टू -5 एंड जेड इज इक्वल टू 2 एक हल है इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि अगर रैंक दोनों मैट्रिक्स के बराबर हैं लेकिन वे नंबर ऑफ वेरिएबल्स से कम हैं, तो अनंत हल मिलेंगे। अनंत हल क्यों मिलेंगे ये मैंने बता दिया, क्योंकि इसमें फ्री वेरिएबल होगा, और अगर उस फ्री वेरिएबल का कोई खास मान रख दें तो हमें एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। उदाहरण 3 देखें। ये हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं, ये हमारे मैट्रिक्स बनेगा, इसमें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगा दें तो हमें ये मैट्रिक्स मिलेगा। फिर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाएं, ये मैट्रिक्स मिलेगा जो एस्लॉन फॉर्म में है। क्यों एस्लॉन फॉर्म में है? पहले नॉन जीरो के पहले कोई जीरो नहीं, दूसरे नॉन जीरो के पहले एक जीरो, और तीसरे नॉन जीरो के पहले 3 जीरो। लेकिन देखिए ज़रा ध्यान से, आप केवल ए पर ध्यान दें तो कितने इसमें पाइवोट एलिमेंट हैं? 2। और पूरे ए बी में कितने हैं? 3।
और इसका अर्थ साफ साफ हो गया कि रैंक ऑफ ए बी इज 3 बट रैंक ऑफ ए इज 2, सो रैंक ऑफ ए बी इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए एंड देयरफॉर द सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट एंड इट हैज़ नो सॉल्यूशन। समीकरण, ये निकाय जो है ये असंगत है, इसका कोई भी हल हमें ज्ञात नहीं हो सकता है। तो ये 3 उदाहरण आपको तीनों स्थितियों को अच्छी तरह से बता रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि अगर हल निकले तो आप किस प्रकार से हल निकालें। अब आइए एक थोड़ा सा दूसरी तरह के सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के बारे में देखते हैं। जब दाहिनी तरफ कोई नॉन जीरो वेक्टर हमारे पास नहीं है, बी नहीं है, क्या है, ज़ीरो है, मतलब बी हमारे पास क्या है, ज़ीरो है। किस प्रकार के इक्वेशंस होंगे, उन्हीं में हम बी को जीरो कर देते हैं, तो x माइनस 2y इज इक्वल टू जीरो, 3x प्लस 2y इक्वल टू जीरो। कहें कि वाह भाई वाह, क्या बात है, आपने इसका क्या सॉल्यूशन है, तो जीरो जीरो रख दे तो हमेशा ही सॉल्यूशन है। यस ऑफ कोर्स, आप सही कर रहे हैं। अगर x का मान जीरो, y का मान जीरो रखें तो ये सिस्टम हमेशा ही सेटिस्फाई होता है। और इसलिए ये जो सॉल्यूशन हमारा है जिसमें x इक्वल टू ज़ीरो और y इक्वल टू ज़ीरो हो, इसको हम कहते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन, तुच्छ हल। ट्रिवियल सॉल्यूशन मतलब जो शून्य हल होता है जिसमें x का मान जीरो और y का मान जीरो होता है, उसको हम बोलते हैं इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का ट्रिवियल सॉल्यूशन, तुच्छ हल। ऑब्जेक्टिव के लिए ये पॉइंट आप ध्यान में रखें। अब इसमें आप ए बी क्या बनाएंगे, बी की ज़रूरत ही नहीं है, बी तो ज़ीरो ज़ीरो है, तो केवल ए की स्थिति देखी जानी पर्याप्त है और केवल ए की स्थिति से ही हमें हलों की स्थिति ज्ञात हो जाएगी। कैसे, आइए देखते हैं। ये देखिए, ये इक्वेशन है हमारे पास, इसको फिर हमने उसी प्रकार से ए लिया, एस्लॉन फॉर्म में चेंज किया। अब रैंक ऑफ ए बिकम्स इक्वल टू 2 विच इज़ अगेन इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स। क्या हो रहा है ऐसे सिचुएशन में, देख लें। ये हमारे पास मैट्रिक्स है, ये सॉरी ये ग्राफ में ये हमारे पास ये सरल रेखा है जो दूसरे वाले इक्वेशन का है, और ये सरल रेखा x माइनस 2y इक्वल टू जीरो पहले से है, चूँकि दोनों जीरो के बराबर हैं तो ओरिजिन से गुजरेंगी, सो ओरिजिन इज ऑलवेज ए सोल्यूशन, बट देर इज़ नो अदर पॉइंट जहाँ पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। और इसका अर्थ है कि इन समीकरण निकाय का कोई भी दूसरा हल नहीं है। तो इससे स्पष्ट है कि अगर मैट्रिक्स का रैंक नंबर ऑफ वेरिएबल के बराबर हो जाए तो इसका अर्थ होगा कि केवल तुच्छ हल, शून्य हल ही एकमात्र हल है। लेकिन अगर यह रैंक चरों की संख्या से कम हो जाए तो अनंत हल प्राप्त होंगे। इसमें दूसरा तीसरा कोई भी निदान आपके पास नहीं है, मतलब या तो शून्य ही एकमात्र हल होगा या अनंत हल होगा, ये ध्यान दें। एक जो यूनिक सॉल्यूशन वाली बात थी वो यहाँ पर नहीं है, जो ए एक्स बराबर बी में आपको मिली थी। अब केवल तुच्छ हल, ये इक्वेशन है, ऐसा आपने लिया, ए ट्रांसफॉर्मेशन लगाया, इसको एस्लॉन फॉर्म में बदल दिया, एस्लॉन फॉर्म में बदल दिया, ये आपको एस्लॉन मैट्रिक्स मिला। इसको आप देखें तो रैंक ए का 3 है, 3 बाइवोड एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल्स 3 है, तो सिस्टम के पास केवल ट्रिवियल सॉल्यूशन है और कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता। अनंत हल के सॉल्यूशंस में ये एग्जांपल आप देखें, इसमें ये मैट्रिक्स आपके पास होगा, इसको अगर आप एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाएं तो आपके पास ये मैट्रिक्स मिलेगा, पुनः एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाएं तो ये मैट्रिक्स मिलेगा जो आपको एस्लॉन फॉर्म में है। इसे एस्लॉन फॉर्म में होने के कारण आप देखिए कि रैंक ऑफ ए, नंबर ऑफ पाइवोट एलिमेंट्स जो है वो है 2, तो रैंक हो गया इस मैट्रिक्स का 2, लेकिन वेरिएबल 3, और इसलिए इस केस में रैंक ऑफ ए इज़ 2 बट नंबर ऑफ वेरिएबल्स इज़ 3, so rank of A becomes equal to lesser than the number of variables and the system has infinite number of solutions। क्या होंगे ये solutions, आराम से पूरा उसी प्रकार से हम इनको इक्वेशन के फॉर्म में लिखें। पुनः z यहाँ पर कहीं भी अपीयर नहीं होता है तो z फ्री वेरिएबल हुआ, तो z का मान t रखेंगे तो y का मान मिलेगा, और y का मान और z का मान जब पहले में रखेंगे तो x का मान मिलेगा, t का कोई ख़ास मान आप दे देंगे तो हमें एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल जाएगा इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का। इस तरह हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि एक अवयव का रैंक कैसे ज्ञात करते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे, ए को एस्लॉन फॉर्म में बदलेंगे, और ए को एस्लॉन फॉर्म में बदलने के बाद एस्लॉन फॉर्म में जो नॉन जीरो रोज होते हैं उसके रैंक के बराबर होते हैं,
और जो एस्लॉन मैट्रिक्स का रैंक होगा वही आपके मैट्रिक्स ए का रैंक होगा। नंबर 2 हमने सीखा कि ए एक्स बराबर बी हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, तो कैसे हल करेंगे। इसके लिए जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी है उसको एस्लॉन ऑफ में रूपांतरित करेंगे। अगर ए और ए बी दोनों का रैंक बराबर है तो उस सिस्टम को हम कंसिस्टेंट सिस्टम कहते हैं, अर्थात उसका हल होता है। अगर ऐसा नहीं है तो वो सिस्टम इनकंसिस्टेंट है, उसका हल नहीं होगा। अगर इन अवयवों की जाति चरों की संख्या के बराबर है तो एक ही हल प्राप्त होगा, तथा यदि अवयवों की जाति चरों की संख्या से कम है तब अनंत हल प्राप्त होंगे। इसी तरह से Ax इक्वल टू 0 समघात समीकरण निकाय होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के लिए हमने पुनः यही चीज़ सीखी कि A को हम एस्लॉन ऑफ में बदलेंगे। अगर A की जाति, A का रैंक चरों की संख्या के बराबर है, देन द ओनली सॉल्यूशन इज द ट्रिवियल सॉल्यूशन, केवल तुच्छ हल ही हमें प्राप्त होगा। लेकिन अगर A की जाति चरों की संख्या से कम है तो हमें अनंत हल प्राप्त होंगे। तो इस तरह हमने मैट्रिक्स थ्योरी के बारे में कुछ चीज़ों को सीखा जिनका उपयोग हम प्रायः आगे करते ही रहेंगे। धन्यवाद। आपके कुछ प्रश्न हों तो वेबसाइट पर दिए गए लिंक पर आप पूछ सकते हैं। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।